हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स का और लास्ट लेक्चर में हमने 5 मेन टॉपिक को डिस्कस किया था। तो जो टॉपिक्स ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं वो कौन कौन से हैं? टॉपिक्स कवर्ड। फर्स्ट टॉपिक जो हमने कवर अप किया था दैट वाज मीनिंग ऑफ ऑडिट या ऑडिटिंग। How we can define the term audit? A systematic and independent examination of data, statements, records, operations and performance of an entity for a stated purpose. Thereafter, फिर हमने बात की थी फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिट की। ऑडिट के फ्रेमवर्क में हमने 3 मेन एस्पेक्ट्स को कवर अप किया था। एक लीगल प्रोविजंस, सेकेंड वन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड थर्ड वन दैट वाज प्रोनाउंसमेंट्स। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ऑडिट की। ऑडिट को प्राइमरीली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड सेकेंड वन वॉलंटरी ऑडिट। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ऑडिटर की। ऑडिटर को 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था। वन इज एक्सटर्नल ऑडिटर एंड सेकेंड वन इंटरनल ऑडिटर। एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट टाइप, उसके बाद लास्ट स्टेप जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज लास्ट टॉपिक ऑडिट प्रोसेस का डिस्कस किया था। ऑडिट प्रोसेस के अंदर 4 स्टेजेस की हमने बात की थी। स्टेज 1 ऑडिट एंगेजमेंट एंड स्टेज 2 ऑडिट प्लानिंग, देन ऑडिट एग्जीक्यूशन एंड लास्ट वन ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो ये 5 टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर अप कर लिए थे। नाउ अब मैं इसमें जो ये वर्ड यूज किया गया है ऑडिट एंगेजमेंट, एंगेजमेंट वर्ड, एंगेजमेंट बेसिकली एक असाइनमेंट हो गई। तो जो ये एंगेजमेंट वर्ड है मैं इसके ऊपर आगे आज आपको कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक कवर अप कराने जा रहा हूं। तो मेरा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, दैट इज टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स। हमारे प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए जितनी भी एंगेजमेंट्स हैं हम उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी 1 के अंदर वो आ जाती हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड कैटेगरी 2 में नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन assurance engagements, second one non assurance engagements। एश्योरेंस एंगेजमेंट्स क्या है, नॉन एश्योरेंस क्या है, पहले आप इनका एक नोट लिख लो, फिर मैं आपको इन दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इनके बारे में एश्योरेंस एंगेजमेंट्स कौन सी एंगेजमेंट्स हैं? दोज एंगेजमेंट्स इन विच a practitioner those engagements in which a practitioner obtains assurance about the
subject matter and express an opinion or conclusion on the basis of assurance obtained. सेकेंड वर्ड जो हमारे पास है दैट इज नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट. इसका क्या मतलब है? दोज एंगेजमेंट्स इन विच a practitioner reports on fact findings without obtaining any assurance about the subject matter and without expressing any opinion or conclusion thereon. ये दो वर्ड मैंने आपको लिखवाए हैं, एक एश्योरेंस और दूसरा नॉन एश्योरेंस, और इनका एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है. अब मैं इनका एग्जाम्पल भी आपको लिखवा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट एंड review engagements. For example, compilation engagements. चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर इन दोनों टॉपिक को, एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस को डिस्कस करेंगे. नाउ मैं पहले आपको नॉन एश्योरेंस के बारे में बताता हूं. यदि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी कंपनी ने हायर किया और कंपनी ने उसको ड्यूटी असाइन की कि आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना दीजिए. एक पर्सन, उसका एक छोटा सा बिजनेस है, लेकिन उसने उस छोटे से बिजनेस को एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या वन पर्सन कंपनी की तरह से इनकॉर्पोरेट करा लिया. अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है सेक्शन 128 की, 129 की कंप्लायंस की. उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, उसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बिकॉज उसने एक कंपनी बना करके अपनी बिजनेस एक्टिविटी को किया. अब क्या एक बिजनेसमैन को नॉलेज होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? क्या उसको नॉलेज होगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की? चांसेस है नहीं होगी. ऐसे में उसने अप्रोच किया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा आप मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड बुक्स ऑफ अकाउंट को बना दीजिए, सो दैट जो कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के, वो इंश्योर हो सके. नाउ अब चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको तो नॉलेज है सारी की सारी. उसने कहा ठीक है, मैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करा दूंगा, मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करा दूंगा, जो आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, मैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिक्वायरमेंट है कंपनी लॉ की, उसके हिसाब से मैं आपका ये काम कर दूंगा. नाउ अब इस काम में क्या उसने, प्रैक्टिशनर ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये चेक किया
कि ट्रांजैक्शन गलत हुई है, सही हुई है, ट्रांजैक्शन को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या उसको कोई सेटिस्फेक्शन लेनी है? नहीं। वो सिर्फ क्या करेगा कि जो उस कंपनी में ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करा देगा एंड देयर आफ्टर उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देगा, जैसे आप काम करते हो। आप अकाउंट्स के अंदर आपको कुछ डाटा दे दिया जाता है, उस डाटा के बेस पर आपको कहा जाता है कैश बुक बना दो, लेजर बना दो, ये अकाउंट बना दो, ट्रायल बैलेंस बना दो, P&L बना दो, बैलेंस शीट बना दो। आप भी तो कर देते हो ना ये काम सारा। तो क्या इसमें आपने उसके जो पर्सन है, मींस वो कंपनी, क्या उसके इंटरनल कंट्रोल्स को चेक किया, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेक किया, उसके आर्टिकल्स को चेक किया कि ये जो पर्सन बिजनेस कर रहा है क्या इस कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बिजनेस लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, क्या ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज किया गया था, नहीं किया गया था, वाउचर के ऊपर साइन है या नहीं है, क्या एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन चीजों को चेक किया जाएगा? नहीं। कोई सेटिस्फेक्शन नहीं ली जा रही। आपने मुझे जो बताया मैंने उनके बेस पर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार कर दी और इन बुक्स के बेस पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार कर दिया। तो जो आपने मुझे बताया मैंने उसके हिसाब से काम करके आपको दे दिया, बस। इसके अलावा मैंने कुछ भी एग्जामिनेशन कुछ नहीं की है। दिस इज अ नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, जहां पर एक प्रैक्टिशनर ने, प्रैक्टिशनर कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिपोर्टिंग की है ऑन फैक्ट फाइंडिंग्स। फैक्ट मींस जो हुआ है मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया है, बस, विदाउट ऑब्टेनिंग एनी एश्योरेंस। मैंने कोई एश्योरेंस अपने आप को सेटिस्फाई नहीं किया कि ये ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, ट्रांजैक्शन ऑथोराइज्ड है, नहीं है, अप्रूव्ड हुई थी, नहीं हुई थी, बोर्ड मीटिंग में, जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुए थे, नहीं हुए थे, आरओसी के पास फाइल डॉक्यूमेंट्स फाइल कराए गए थे, नहीं कराए थे, मुझे क्या मतलब है? आपने मुझे अकाउंट्स बनाने का काम दिया है, मैं आपकी बिजनेस के अंदर डिफरेंट कंप्लायंसेस की एग्जामिनेशन थोड़ी करूंगा। आपने मुझे अकाउंट्स का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम दिया है। सो आपने जो मुझे सब्जेक्ट दिया था दैट वाज टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना दिया और मैंने किसी भी तरह का कोई एश्योरेंस, कोई सेटिस्फेक्शन एज सच नहीं लिया है और आपकी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना कोई भी ओपिनियन, कंक्लूजन मैंने नहीं दिया। इस तरह की एंगेजमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डाटा को, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को कंपाइल करना और उसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करना। अब क्या वो अकाउंट्स सही हैं, गलत हैं, ट्रांजैक्शन ऑथोराइज्ड थी या नहीं थी, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस इन अ रिलेशन टू ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशन, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स बनाए गए, नहीं बनाए गए, ऐसा तो मैंने कुछ भी चेक नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या काम किया था, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट की प्रिपरेशन पर ध्यान दिया। उन बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस ऑथोराइज्ड हैं, वैलिड हैं, कंप्लीट हैं, नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं। आपने मुझे जो बताया मैंने उसके बेस पर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करके दे दिया। लेकिन ऐसी एंगेजमेंट्स जहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर वर्ड यूज किया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, एक एश्योरेंस लेता है। एश्योरेंस मींस अपने आप को सेटिस्फाई करता है अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, कि ये, मैं एग्जांपल ले लेता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाई गई है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो की गई है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए हैं। उन सब चीजों के ऊपर मैं एक सेटिस्फेक्शन लेता हूं
और बेस्ड अपॉन माई सेटिस्फेक्शन मैं एक ओपिनियन एक्सप्रेस करता हूं या एक कंक्लूजन देता हूं ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर। एग्जाम्पल, ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट में डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का, रिव्यू के अंदर लिमिटेड एग्जामिनेशन होता है। जैसे रिव्यू क्या है, लिस्टेड कंपनी जो होती हैं उनको अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। अब जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करने हैं उनकी ऑडिट कराना एक चैलेंजेबल काम है और फीस भी लगेगी। तो उसकी एक ऑप्शन है, आप डिटेल एग्जामिनेशन ना कराकर लिमिटेड लिमिटेड एग्जामिनेशन करा लो। उस लिमिटेड एग्जामिनेशन को नाम दिया जाता है रिव्यू। लेकिन जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लिमिटेड एग्जामिनेशन भी करेगा तो वो एश्योरेंस तो लेगा ही ना। हां, एश्योरेंस का लेवल कम जरूर हो सकता है। सो ऑडिट और रिव्यू, इसमें एश्योरेंस के लेवल क्या है? ऑडिट के अंदर जो एश्योरेंस का लेवल है बहुत हाई होगा, लेकिन रिव्यू के अंदर जो एश्योरेंस का लेवल है वो एक मॉडरेट लेवल का एश्योरेंस होगा। मैं अभी आपको इससे रिलेटेड एक और टॉपिक कराता हूं। ये टॉपिक नंबर था 6, 7th पॉइंट। टाइप्स ऑफ एश्योरेंस। 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट वन, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सेकेंड वन, रीजनेबल एश्योरेंस। एंड थर्ड वन, मॉडरेट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या है? इट रिक्वायर्स 100% satisfaction. Generally not possible to achieve due to various limitations. Absolute assurance is required in case of certification engagements. Second word, that is reasonable assurance. High but not absolute. Possible to achieve with proper planning, with proper planning and exercising due diligence. Required in case of audit engagements. Moderate assurance
लिमिटेड एश्योरेंस based on performance of limited procedures required in case of review engagements. सो तीन तरह का ये एश्योरेंस है जो हमें एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के दौरान लेना होता है। नोटिंग कर लीजिए, फिर इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट, ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपको जो एश्योरेंस लेना है वो 100% ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन क्या इस एश्योरेंस को ले पाना पॉसिबल है? आप 100% चेकिंग कर भी लें, देन आल्सो क्या ये पॉसिबल है कि आप जो ओपिनियन देंगे उसके अंदर कहीं पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है? मान लीजिए बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई है, आपकी नॉलेज में वो ट्रांजैक्शंस डाली ही नहीं गई और पूरी तरह से उन ट्रांजैक्शंस को ओमिट किया गया है। ऑडिटर जो होता है वो एज ए ऑडिटर वो इन्वेस्टिगेशन के तरीके से काम नहीं करता, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करता है, डिलीजेंस रखता है, अपने आप को स्किल केयर के साथ काम करता है। लेकिन हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो चीजें उससे छुपाई गई हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को अप्लाई करे। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। सो ऑडिट के अंदर हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात नहीं करते, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जहां पर आपको 100% एग्जामिनेशन करनी होती है। जैसे टैक्स लॉ के अंदर बहुत सारी डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, आपने पढ़ी भी होंगी, और कुछ जगह पर यह कंडीशन लगी हुई होती है दैट टू क्लेम दिस डिडक्शन, टू क्लेम दिस एग्जम्पशन, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू बी प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो डिडक्शन के लिए, एग्जम्पशन के लिए, या कई बार बैंक मांग लेते हैं नेटवर्थ का सर्टिफिकेट, तो वहां पर ऑडिटर को 100% चेकिंग करनी होती है एंड बेस्ड अपॉन दैट 100% चेकिंग ऑडिटर सर्टिफिकेट इशू करता है। सो एब्सोल्यूट एश्योरेंस रिक्वायर्स 100% satisfaction, generally not possible due to various limitations. एब्सोल्यूट एश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ सर्टिफिकेशन एंगेजमेंट्स में। अब बात करते हैं रीजनेबल एश्योरेंस की। रीजनेबल एब्सोल्यूट तो नहीं है, मींस मैंने 100% एश्योरेंस के ऊपर बात नहीं की, मैं हाई लेवल का एश्योरेंस रखना है मुझे, 100% नहीं है। क्या यह पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करिए, ड्यू डिलीजेंस स्किल्स को एक्सरसाइज करिए, तो आप एक ज्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव कर सकते हो। इट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, डिटेल्ड प्रोसीजर्स के साथ, डिटेल्ड एग्जामिनेशन के साथ, नॉट 100% की जरूरत नहीं है, बट डिटेल्ड एग्जामिनेशन के साथ भी हम रीजनेबल एश्योरेंस को अचीव कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है मेरे पास मॉडरेट एश्योरेंस की। मॉडरेट एश्योरेंस में हम लिमिटेड काम करते हैं और उसके बेस पर लिमिटेड ही हमें एश्योरेंस मिलता है, लिमिटेड सेटिस्फेक्शन है। एग्जाम्पल है इसका रिव्यू, प्रोसीजर्स हैं लिमिटेड। अब
तीन वर्ड मेरे पास और आ गए, एक सर्टिफिकेशन, एक ऑडिट और एक रिव्यू। सर्टिफिकेशन, जहां पर ऑडिटर 100% चेकिंग करता है, 100% चेकिंग, और उस 100% चेकिंग के बेस पर वो अपना एक सर्टिफिकेट इशू करता है। ऑडिट, जहां पर ऑडिटर डिटेल्ड एग्जामिनेशन करता है, 100% नहीं है बट डिटेल्ड एग्जामिनेशन करता है और उसके बेस पर एक रीजनेबल एश्योरेंस लेकर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। रिव्यू, जहां पर ऑडिटर लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करके एक लिमिटेड एश्योरेंस लेकर अपनी रिव्यू रिपोर्ट इशू करता है। रिव्यू मैंने आपको अभी बताया भी है कहां पर रिक्वायर्ड होता है, इन केस ऑफ जनरली क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में जनरल एक रिक्वायरमेंट अराइज होती है रिव्यू की। सो ये हमारा टॉपिक था अबाउट टाइप्स ऑफ एश्योरेंस का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 8, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिट रिपोर्ट्स कितनी तरह की होती हैं? ऑडिट रिपोर्ट को प्राइमरीली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट वन, अनमोडिफाइड रिपोर्ट्स। सेकंड टाइप, मॉडिफाइड रिपोर्ट्स। मॉडिफाइड रिपोर्ट्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। कैटेगरी 1 विद अनमोडिफाइड ओपिनियन, कैटेगरी 2 विद modified opinion. Unmodified opinion, modified reports, दो केस हमें पढ़ने को मिलेंगे विद एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, जिसको हम जनरली EOM पैरा भी बोल देते हैं, एंड बी विद अदर मैटर पैरा, जिसको हम OM पैरा का नाम भी देते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये हो क्या रहा है, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक चीज बोली थी कि मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, और वो क्या है, मुझे ऑडिट के कीवर्ड्स आपकी नॉलेज में डालने हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अभी मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां पर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। अभी आपका भी मेन फोकस किस पर होना चाहिए, ऑडिट की टर्म्स के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है, क्या वर्ड्स ऑडिट में यूज किए जा सकते हैं। तो मैं अभी जनरल जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो ऑडिट में मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, उनकी एक डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं। इसके बाद मॉडिफाइड ओपिनियन में तीन कैटेगरीज आ जाएंगी। फर्स्ट, क्वालिफाइड ओपिनियन, सेकंड एडवर्स ओपिनियन, थर्ड
डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये नोट डाउन कर लो आप, फिर इन कीवर्ड्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। अनमोडिफाइड रिपोर्ट, such reports are issued when auditor concludes that financial statements reflects a ट्रू एंड फेयर व्यू। जो हमने कल लास्ट सेशन में ऑडिट प्रोसेस पढ़ा था, ऑडिट प्रोसेस का लास्ट स्टेप था ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो उसके अंदर ऑडिट कंक्लूजन बेस्ड अपॉन द ऑडिट एविडेंसेस जो ऑडिटर ने कलेक्ट किए थे। तो जो ऑडिटर ने कंक्लूजन निकाला है ऑडिट एविडेंसेस के बेस पर, उसका कहना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर पिक्चर। उसकी ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट नहीं है। वो सेटिस्फाइड है, वो रीजनेबल एश्योर्ड है, रीजनेबल एश्योरेंस ले लिया है उसने दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। दिस इज नोन एज द अनमोडिफाइड रिपोर्ट्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रिपोर्ट ऑडिटर इशू करता है। लेकिन यदि ऑडिटर कंक्लूड करे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कुछ गलतियां हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ गलतियां हैं, तो वो क्या करेगा? वो अपनी ओपिनियन को चेंज करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलतियां हैं तो वो अपनी ओपिनियन को चेंज करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। यदि छोटी मोटी गलती है वो क्वालिफाइड ओपिनियन देता है, बहुत बड़ी गलती है जिसके कारण वो कह सकता है ये तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत हैं, वो एडवर्स ओपिनियन देता है। लेकिन यदि ऑडिटर कहे मैं तो कंक्लूजन ही नहीं निकाल पा रहा हूं, क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं? मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिखाई गई, मुझे स्टेट्यूटरी रजिस्टर्ड नहीं दिखाए गए, मुझे जो इंफॉर्मेशन मांगी थी मैंने वो नहीं दी गई, एक्सप्लेनेशन मैंने मांगी थी वो मुझे नहीं दी गई। जब मुझे रिकॉर्ड नहीं दिखाए गए, इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की गई, मैं ओपिनियन कैसे फ्रेम करूं? तो फिर ऑडिटर डिस्क्लेमर दे देता है आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन। अब बात आ गई सर, दो चीजें तो समझ आई, अनमोडिफाइड रिपोर्ट जब ऑडिटर सेटिस्फाइड है, मॉडिफाइड ओपिनियन जब ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है। अब ये बीच में एक और क्या है? ये बीच में एक और है जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर वैसे तो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ठीक हैं, बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, वो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ बातें लिखना चाहता है, कुछ सिग्निफिकेंट मैटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, कुछ भी गलत नहीं है, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ बातें लिखना चाहता है। कौन सी बातें? मान लो यदि हम कंपनी की बात करें तो क्या कंपनी अपने कुछ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट बातें नोट्स टू अकाउंट्स में लिखती हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स में? हां सर, लिखती हैं। तो जो एक्सप्लेनेटरी बातें नोट्स में लिखी जाती हैं उन्हीं में से कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ऑडिटर की ओपिनियन है हां फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो कंपनी ने अपने नोट्स टू अकाउंट में एक
पॉइंट लिखा है वो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है। मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसकी डिटेल दी है कंपनी ने नोट्स टू अकाउंट में, ऑडिटर कहता है मैं भी अपनी रिपोर्ट में लिखूंगा, तो ठीक है लिख लो आप भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, आपको इतना ही सिग्निफिकेंट मैटर लगता है तो फिर वो ऑडिटर कहां लिखता है, अपनी रिपोर्ट में एक और चीज डाल देता है जिसको हम कह देते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर। कोई मैटर जिसको ऑडिटर एम्फेसाइज करना चाहता है, एम्फेसाइज मतलब हाईलाइट करना चाहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैटर है बिल्कुल ठीक, एम्फेसिस ऑफ मैटर। फिर आ जाती है बात विद अदर मैटर। कई बार क्या होता है, पूरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर को नहीं दी जाती, कंपनी में कुछ ब्रांचेस हैं, ब्रांच की ऑडिट करने के लिए कंपनी ने ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट कर दिए, ब्रांच ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट बनाकर कंपनी ऑडिटर को दे दी, कंपनी ऑडिटर ने कंपनी एज ए होल पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई। अब अपनी ऑडिट रिपोर्ट को बनाते वक्त जो ब्रांच ऑडिटर ने रिपोर्ट दी थी, उन रिपोर्ट्स के जो मेन फैक्ट्स हैं वो कंसीडर करने हैं किसको, कंपनी ऑडिटर को। यदि बाद में ब्रांच ऑडिट के अंदर कोई गलती निकली, इसकी जिम्मेदारी किसकी, मेरी या ब्रांच ऑडिटर की, ब्रांच ऑडिटर की प्राइमरीली। मैं भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूं, लेकिन यदि मैंने ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट पर रिलाई किया था और ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट में मुझे प्राइमा फेसी कोई गलती नहीं नजर आई थी, देन मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, सिर्फ ब्रांच ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, फिर मैं रिपोर्ट में एक अदर मैटर पैरा को डाल देता हूं। सो इस तरह से जब आप अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैटर को हाईलाइट करते हैं, तो इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा बोला जाता है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर किसी चीज को हाईलाइट करते हैं, उसको अदर मैटर पैरा बोला जाता है। सो ये हमारी टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है। तो इसके अंदर हम 3 स्टैंडर्ड्स की डिस्कशन लेटर ऑन जाकर करेंगे। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट्स को SA 700 ने डील किया है, मॉडिफाइड ओपिनियंस को 705 ने डील किया है, मॉडिफाइड रिपोर्ट्स विद अनमॉडिफाइड ओपिनियंस को 706 ने डील किया है। लास्ट सेशन में ही आपको बताया था कि मैं आपको नंबर अभी बता रहा हूं, नंबर कैसे डिटरमिन किए गए हैं, कैसे क्लासिफाई किए गए हैं। जब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे उसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की क्लासिफिकेशन का टॉपिक आएगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा हाउ दीज नंबर्स आर बीइंग असाइन्ड टू वेरियस कैटेगरीज। सो अभी मैंने आपको जो बातें बताई, 3 तरह की रिपोर्टिंग, एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, दूसरी मॉडिफाइड रिपोर्ट विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और थर्ड मॉडिफाइड रिपोर्ट विद मॉडिफाइड ओपिनियन। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और फर्दर इलैबोरेट करता हूं, इसका मैं एक मैट्रिक्स बनवा रहा हूं, उसमें से कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, बट उस मैट्रिक्स को बना लो। ये टॉपिक 8th का ही टॉपिक चल रहा है, 8th पॉइंट ही, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में ही आगे बढ़ रहा हूं मैं। पर्टिकुलर्स, मिस स्टेटमेंट्स, identified by auditor. Second, auditor not able to collect
evidences for certain transactions. Material but not pervasive effect. Material as well as pervasive effect. Qualified opinion, adverse opinion, qualified opinion, disclaimer of opinion. अब ये पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्वालिफाइड ओपिनियन का, एडवर्स ओपिनियन का, डिस्क्लेमर का। ये वर्ड बहुत बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो इसलिए इनको मैं थोड़ा सा फर्दर डिटेल में ले रहा हूं। आप इन पॉइंट्स को लिख लें, टेबल बना ली हो, तो मैं आपको आगे कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूं। एग्जाम्पल्स नंबर 1, confirmations from debtors not available. Confirmation from debtors not available and debtors constitutes approx 60% of total assets. नंबर 2, investment certificates are not shown to auditor and investments constitute approx 1% of total assets. एग्जाम्पल नंबर 3, स्पेस छोड़ना है आपको दूसरी तरफ। अभी मैं यहां पर दूसरी साइड पर आपको टाइप्स ऑफ ओपिनियन लिखवाऊंगा। वैल्यूएशन ऑफ stock is not proper and stock constitutes approx 4% of total assets. Fourth,
accounting policy for revenue recognition is not appropriate। मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। डेटर से कंफर्मेशंस अवेलेबल नहीं है। क्या आप बता सकते हो डेटर्स गलत है या सही है? डेटर से कंफर्मेशंस अवेलेबल नहीं है, डेटर के बैलेंस सही है या गलत है मुझे नहीं पता, मेरे पास सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है। और डेटर टोटल असेट्स के मींस बैलेंस शीट के टोटल के 60% के बराबर है। अब सोचिए, मैंने बाकी सब कुछ चेक कर लिया, डेटर्स की चेकिंग नहीं हुई, लेकिन डेटर अपने आप में असेट्स का 60% है। क्या मैं ये कह दूं कि बैलेंस शीट सही है? बैलेंस शीट में 60% को तो आपने चेक ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने कंफर्मेशंस मांगी थी उन डेटर के बैलेंसेस की और वो अवेलेबल नहीं हुई। क्या आप ये बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है? आपके पास सबूत है कोई? मान लीजिए आप जैसे फिल्म्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसमें कई बार कोर्ट में कोई केस आता है और जो जज है बाद में अपना फैसला सुनाता है कि सबूतों और गवाहों के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंसेस एंड विटनेसेस, ना एविडेंस है ना विटनेस है, तो जो पर्सन को, जिस पर्सन के अगेंस्ट मुकदमा चल रहा था उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो इन ए सिमिलर मैनर मुझे ये बताओ, क्या यहां पर आप ओपिनियन देने की पोजीशन में हैं? एग्जैक्ट ओपिनियन कि लाइक एक पर्सन के अगेंस्ट मर्डर चल रहा था, उसने मर्डर किया है नहीं किया, आप ऐसा नहीं कह सकते मर्डर हुआ नहीं हुआ। इसी तरह से यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ये नहीं कह सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत, आपके पास एविडेंस ही नहीं है। तो यहां पर भी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड एविडेंसेस आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन, मैं ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो अब जरा सोचिए इसमें से कौन सा वर्ड आएगा? ऑडिटर नॉट एबल टू कलेक्ट द एविडेंसेस। जो मटेरियल है, मटेरियल का मतलब सिग्निफिकेंट, क्या इनका परवेसिव इफेक्ट है? परवेसिव मतलब ओवरऑल। क्या 60% की वैल्यू एक तरीके से पूरी बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी रखती है? 60% की वैल्यू? जी हां। क्या एक मटेरियल एज वेल एज परवेसिव इफेक्ट है इन एविडेंसेस का जो आपको नहीं मिले? जी हां। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी चाहिए? डिस्क्लेमर, मैं ओपिनियन नहीं दे सकता हूं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन टू बी इशूड। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स नहीं दिखाए गए मुझे, मेरे पास फिर सबूत नहीं है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन वो सिर्फ 1% है टोटल असेट का। अब 1% भी कम थोड़ी होता है, लेकिन क्या वो परवेसिव इफेक्ट रखता है? 99% की कोई वैल्यू नहीं है क्या? वैल्यू ही सारी 99% की है। हां, 1% अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि मैं उसको छोड़ रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, मैं जब ओपिनियन देता हूं ना, तो मैं ओपिनियन देते वक्त लिखता हूं एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूएशन ऑफ विच इज नॉट बीइंग कंफर्म या एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज नॉट बीइंग कंफर्म्ड एज द सर्टिफिकेट्स आर नॉट अवेलेबल, बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। मैं बैलेंस शीट पर ओपिनियन देता हूं,
लेकिन एक दो आइटम को छोड़ देता हूं, इसको बोला जाता है क्वालिफाइड ओपिनियन। तो यहां पर ऑडिटर क्या करेगा, वो एक क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा। क्वालिफाइड ओपिनियन विल बी इशूड। रीजन बीइंग, उसके पास बाकी सबके एविडेंसेस हैं, बाकी सबसे वो सेटिस्फाइड है, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट के सर्टिफिकेट थे जो उसको अवेलेबल नहीं हुए। एज अ रिजल्ट उसने अपनी ओपिनियन क्या इशू करी, क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करी। आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज नॉट प्रॉपर। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक नॉट प्रॉपर, ऑडिटर ने कंक्लूड किया गलती है, नॉट प्रॉपर, उसने कंक्लूड किया गलत है वैल्यूएशन। और जो स्टॉक है वो टोटल असेट्स का 4% है। अब 4% पूरी बैलेंस शीट को तो रिप्रेजेंट नहीं करता, 96% तो ठीक है ना। अब 96% ठीक है तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि बैलेंस शीट पूरी ठीक है, क्यों, 4% गलत है। अब 4% गलत है तो गलत है, सबूत है मेरे पास गलतियों के, तो मैंने क्या किया, मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ली, गलती है वैल्यूएशन में। मैं ये नहीं कह रहा सबूत नहीं है, सबूत है मेरे पास, आपने गलत किया है, लेकिन मटेरियल है, हां 4%, 4% बहुत मटेरियल होता है। परवेसिव इफेक्ट रखता है क्या, पूरी बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो। मैं क्या कहूंगा, एक्सेप्ट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसको छोड़ दो, बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स टू ए फेयर व्यू। तो ऐसी ओपिनियन फिर मेरी कौन सी आ गई, क्वालिफाइड ओपिनियन। तो क्वालिफाइड ओपिनियन की दो सिचुएशन है, क्वालिफाइड ओपिनियन की दो सिचुएशन आ गई। पहली सिचुएशन तो जब ऑडिटर कंक्लूड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं, लेकिन वो गलतियां मटेरियल सिग्निफिकेंट तो हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है कि मैं कहूं बैलेंस शीट ही गलत है पूरी। या फिर ये वाला केस, ऑडिटर कह रहा है मैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल आइटम पर कंक्लूजन नहीं निकाल पाया क्योंकि मेरे को उसके एविडेंसेस अवेलेबल नहीं हुए। हां, बाकी बैलेंस शीट सारी की सारी सही है, और जिस पर मैं कंक्लूजन नहीं निकाल पाया वो मटेरियल सिग्निफिकेंट है, लेकिन परवेसिव इफेक्ट नहीं रखती है। ठीक है, आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। तो जहां पर कुछ आइटम्स को छोड़कर जिनके अंदर या तो गलतियां हैं या जिनके एविडेंस नहीं मिले, वो सिचुएशन जहां पर कुछ आइटम्स, फ्यू आइटम्स को छोड़ दें, और फ्यू आइटम्स कौन सी छोड़ दें, जिनमें गलतियां हैं, मिस स्टेटमेंट है, या जिनका एविडेंस नहीं मिला, उन कुछ आइटम्स को छोड़ दें तो बाकी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। तो आप कौन सी ओपिनियन दे दो, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट प्रॉपर। रेवेन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चार मेन पिलर हैं, चार मेन आइटम्स हैं जिन पर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड है। एक रेवेन्यू, एक एक्सपेंडिचर, एक असेट और एक लायबिलिटी। आपने कहा रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी ही गलत है आपकी। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए था एक्रूअल बेसिस पर, आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रखा है कैश बेस पर। क्या ऐसी बैलेंस शीट के ऊपर ओपिनियन दूं? क्या ऐसी बैलेंस शीट पर कहूं कि आपकी पीएनएल, क्या ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल अकाउंट के ऊपर मैं ओपिनियन दे दूं कि हां पॉलिसी को छोड़ दें तो बाकी सब कुछ सही है? अरे पॉलिसी गलत है तो सब कुछ ही गलत हो गया, और पॉलिसी गलत है मेरे पास सबूत है, पॉलिसी गलत है मेरे पास सबूत है, और जब सबूत है गलती के और गलती बहुत बड़ी है तो क्या दोषी करार दिया जाएगा कोर्ट के थ्रू भी, यदि कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो किसी पर्सन पर? बिल्कुल। तो इसी तरह से यहां पर कौन सी रिपोर्ट इशू होनी चाहिए, कौन सी ओपिनियन इशू होनी चाहिए? एडवर्स ओपिनियन टू बी इशू। तो इस केस में ऑडिटर को एडवर्स ओपिनियन देनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इस टॉपिक को, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। जितना भी
समझ में आया हो सफिशिएंट है। मेन तो मुझे आपके माइंड में 4-5 कीवर्ड डालने थे। अनमोडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ऐसे वर्ड होते हैं, बहुत बार यूज होंगे। और जब तक मैं ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर पर पहुंचूंगा, ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर आई थिंक 11th है, जब तक उस चैप्टर पर पहुंचूंगा ना, इस चैप्टर का, ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। तो जब ऑडिट रिपोर्ट को स्टार्ट करेंगे तो आपको काफी चीजें तो ऐसी लगेंगी तो सब पढ़ा हुआ है। बहुत जगह पर इन वर्ड्स का यूज होना था, तो मैंने इसलिए इसको अपने इंट्रोडक्टरी सेशन में ही कवर अप किया है। इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही, और एक सेशन और लूंगा इंट्रोडक्टरी का, जो लेक्चर 2 का सेकंड पार्ट होगा, और उसके अंदर इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे एंड देयर आफ्टर फिर हम मेन चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो इस सेशन को करते हैं ओवर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।